नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है 2 नंबर की कमाई। एक अनजाना डर। राजन एक बहुत ही सुलझा और पढ़ा लिखा युवक था जो जिंदगी के नए सपने लिए गांव से शहर में आया था। वह यह सोचकर आया था कि शहर में रहकर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर 1-2 साल में नौकरी पा जाऊंगा और फिर मेरी आमदनी से मेरे घर वालों को राहत मिली। अभी पिताजी की आय से ही घर चलता है। उनको बहुत खुशी होगी कि अब मैं भी थोड़ा बहुत कमाने लगा। और राजन का सपना भी था सरकारी नौकरी पाने का, जिसके लिए वह शहर में एक प्राइवेट नौकरी करने लगा, जिससे उसके खर्च और पढ़ाई का खर्च निकलने लगा था। लेकिन उसका मन हमेशा उसे सरकारी नौकरी की ओर प्रेरित करता था, जिसके लिए वह रात दिन मेहनत करता, और उसके लिए उसने एक अच्छे कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। कई प्रकार की सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरता और उनमें से कुछ में पास भी हो जाता, लेकिन अंतिम इंटरव्यू में पीछे रह जाता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कमी कहाँ रह जा रही है। वह कोचिंग में भी चर्चा करता। उसे प्रोत्साहित करते हुए उसके शिक्षक कहते कि जिसके लिए तुम बने हो वह नौकरी तुमको मिल जाएगी, हताश मत हो, अपनी तैयारी पर ध्यान दो। फिर वह समय भी आ गया जब राजन के सपने पूरे होने को थे। उसको पुलिस विभाग में इंटरव्यू का पत्र प्राप्त हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह दुगनी मेहनत से पढ़ाई में जुट गया कि किसी भी हाल में यह इंटरव्यू पास करके रहेगा। और फिर वह दिन आया जब वह साक्षात्कार के लिए गया। इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। उसे पूरी उम्मीद थी कि वह इस बार पास जरूर हो जाएगा। कुछ दिनों बाद उसका रिजल्ट आया, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या, उसका नाम पास उम्मीदवारों की सूची में ही नहीं था। वह हताश हो गया। उसे लगा कि ये नहीं हो सकता। उसने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया था, फिर फेल कैसे हो सकता है। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसकी नजर नीचे लगी वेटिंग लिस्ट पर पड़ी, जिसमें पहले नंबर पर उसका नाम था। उसकी उम्मीद कुछ जागी। दूसरे दिन विभाग के ऑफिस से उसको फोन आया कि आप ऑफिस में आकर के मिलें। उसे लगा कि शायद अब मैं पास हो जाऊंगा। वह तय समय पर ऑफिस में गया, जहां एक मोटा सा पुलिस अधिकारी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ बड़े चाव से कचौड़ी चबा रहा था, जिससे हरी और लाल रंग की चटनी उसकी काली सफेद मूछों के बालों से बूंद बूंद ऐसे टपक रही थी जैसे कि शिव जी के सिर पर घड़े से जल की बूंदें टपकती हैं। मे आई कम इन सर? राजन ने पूछा। आओ, वह पुलिस वाला उसे सिर हिलाते हुए बोला, क्योंकि मुंह से तो आवाज निकलने की जगह ही नहीं थी। कचौड़ी पूरी आवाज को नाक से भेज देती थी। उसने राजन को सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। राजन थोड़ा सकचाते हुए बैठ गया और बोला, सर, मुझे आपके यहाँ से फोन आया था कि आपसे आकर के मिलूं। और राजन उसके मुंह की ओर देखने लगा। कचौड़ी का निवाला गटकते हुए बोला, क्या नाम है आपका सर? जी राजन, राजन ने उत्तर दिया। तो राजा साहब, थोड़ा रुको यार, देख रहे हो मैं खा रहा हूँ। अब आपके कारण बेचारी ये कचौड़ी भी पूरी नहीं खा पाया। नहीं सर, आप खा लीजिए, राजन ने सहजता से कहा। अब क्या खा लीजिए, आपका काम पहले जरूरी है। और बाकी बची कचौड़ी को वापस कागज में लपेटकर टेबल की दराज में रखते हुए बोले, एक कागज से मुंह और हाथ पोंछते हुए फिर से कहते हैं, हाँ तो राजन साहब, आपको पता है कि आपको यहाँ किस लिए बुलाया गया है? नहीं सर, राजन ने कहा। कोई बात नहीं, चलिए हम बता देते हैं। और एक लिस्ट टेबल में रखी फाइल से निकालकर पुलिस अधिकारी ने कहा, देखिए राजन साहब, आपका नाम वेटिंग लिस्ट में सबसे ऊपर है। आपके बाद भी 15 और उम्मीदवार हैं।
जो पुलिस की वर्दी पहनने के लिए लाइन में खड़े हैं। जी सर, राजन ने भी हामी भरते हुए कहा। राजन ने फिर से अपनी मार्कशीटों और प्रमाण पत्रों की फाइल उस अधिकारी की ओर बढ़ाते हुए कहा, सर, ये मेरे एकेडमिक सर्टिफिकेट हैं। इनको अपने पास रखिए। राजन साहब, हम इतने बड़े अधिकारी थोड़ी ना हैं कि आपकी मार्कशीट देखें, और फिर हम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। हम ठहरे एक छोटे से हवलदार। और वह राजन की ओर देखते हुए ठहाका लगाकर हंस पड़ा। राजन कुछ असहज होते हुए फाइल वापस अपनी ओर खींच लेता है। आगे हवलदार उठा और अपने मटके जैसे पेट के बोझ से दबी जा रही बेल्ट को खोलकर पेंट को ऊपर करते हुए बोला, देखिए साहब, हम तो हैं डाकिये। जैसा ऊपर से आदेश मिलता है वैसा ही खबर नीचे पहुंचा देते हैं, और जैसे आप कहेंगे ऊपर भेज देंगे। मैं कुछ समझा नहीं सर, साफ साफ बतलाइए, राजन ने कहा। अरे साहब, अब आप सब इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, इशारों को समझना सीखिए। ये पुलिस डिपार्टमेंट है, यहाँ साफ साफ कुछ नहीं होता, सब इशारों में बताया जाता है। लेकिन आप नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वेटिंग लिस्ट होती है ना, उसको इसीलिए बनाया जाता है कि कौन उम्मीदवार कितना वजनदार है, कितना रुपया दे सकता है। इस बार 25 लाख रुपए रेट निकला है, तो आप बताइए कब जमा करेंगे, क्योंकि इसके लिए ज्यादा समय नहीं मिलता। आप एक दिन में बता दें, वरना आपके बाद 14 और कैंडिडेट हैं। भाई, उनको भी तो बुलाना है, और आपको तो पता ही है कि इन 15 उम्मीदवारों के लिए सीट केवल 5 ही हैं। जैसे जैसे सीट भरती जाएंगी वैसे वैसे रेट बढ़ता चला जाएगा। आपका नाम पहले है, इसलिए आप किस्मत वाले हैं कि आप सबसे कम में वर्दी पहन लेंगे। इतना कहकर हवलदार राजन की ओर ऐसे मक्कारी भरी नजरों से लार टपकाते हुए ऐसे देख रहा था जैसे कोई भेड़िया किसी खरगोश के बच्चे को शिकार करने के लिए देख रहा है। सर, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, राजन ने व्यवस्था दिखाते हुए कहा। अरे साहब, घर दो, जमीन जगह, सोना चांदी, जो कुछ भी हो गिरवी रख दो। ये मौका बार बार नहीं आता। यदि ये सब नहीं है तो किसी से उधार ले लो। एक बार वर्दी पहन लोगे तो कितना कमाओगे ये सब वापस कमा लोगे, पर ये मौका नहीं जाने दो हाथ से। अब राजन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सोच रहा था कि सरकारी नौकरी पाकर ईमानदारी से नौकरी करूंगा, परंतु यहाँ तो शुरुआत से ही बेईमानी हो रही है। फिर ऐसे में कैसे ईमानदारी से नौकरी कर पाऊंगा। अब हवलदार ने फिर से नया पैंतरा फेंका। देखिए साहब, आप बताइए, यदि आप हाँ करेंगे तो रुकूं, अन्यथा आपका नाम लिस्ट से हटाकर अगले उम्मीदवार को बुलावा भेजें। आप अभी घर जाइए और शाम तक पता दीजिए। राजन अपनी फाइल उठाकर कमरे से बाहर आया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। काफी देर तक बैठा रहा, मन तरह तरह के सवाल जवाब करता रहा कि आखिर जब पैसे से ही नौकरी मिलनी है तो फिर इस पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब। इतने में इतना पैसा बर्बाद कर दिया, क्या मिला। वह उठा और सीधे अपने गांव की बस पकड़कर घर जा पहुंचा। घर पर सारी बात पिताजी को बताई। पिताजी भी सोच में पड़ गए, उनसे कुछ कहते नहीं बन पा रहा था। फिर राजन ने उनसे कहा, पिताजी आप चिंता न करें, क्या हुआ, ये नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं कोई दूसरी नौकरी कर लूंगा, कहीं प्राइवेट छोटी मोटी नौकरी मिल ही जाएगी। नहीं बेटा, तेरी मेहनत ऐसे बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं अपने आप को भी बेच दूंगा, पर यदि यही दुनिया का रिवाज है तो यही सही। मैंने कुछ रुपए पैसे तेरी बहन की शादी के लिए रखे थे, और जो थोड़ी सी जमीन है उसे भी बेच दूंगा, लेकिन तेरे सपने नहीं टूटने दूंगा। पर पिताजी ये गलत है, रिश्वत देना और लेना पाप है। यदि हम रिश्वत देकर नौकरी पाएंगे तो मैं भी एक रिश्वतखोर अधिकारी बन जाऊंगा। तुम सही कह रहे हो बेटा, पर जरूरी नहीं कि रिश्वत देने के बाद भी तुम रिश्वत ले लो।
लेकिन यदि तुम ये मौका छोड़ दोगे तो कोई दूसरा तो देगा ही, और तुम्हारी ईमानदारी की वहां कोई कीमत नहीं है। इसलिए इतना मत सोचो, वो बाद में देखना। अभी चलो शहर। राजन के पिताजी ने कहा। शहर क्यों पिताजी? राजन ने पूछा। पहले जमीन का सौदा करेंगे और फिर बैंक में से पैसे निकालकर तुम्हारे ऑफिस चलकर जमा कर देंगे। राजन बेमन से उठा और पिता के त्याग को देखकर आंसुओं से भरी डबडबाई आंखों से बहन और माँ की ओर देखने लगा। उसकी माँ अंदर चली गई और बहन उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोली, भैया पिताजी ठीक कह रहे हैं, और फिर यदि मेरी शादी 1 साल और नहीं होगी तो मैं क्या बूढ़ी हो जाऊंगी? इसलिए अभी जाओ और पिताजी के साथ अपनी नौकरी देखो। इतने में राजन की माँ अंदर से एक पोटली अपने हाथों में लिए बाहर आती है और राजन के पिताजी को देते हुए कहती है, राजन के बापू, ये कुछ जेवर हैं, इनको भी गिरवी रख देंगे तो कुछ और रुपए आ जाएंगे। राजन और उसके पिताजी रुपए जमा कर ऑफिस से बाहर आते हैं और फिर राजन उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहां पहले बैठा था। उसके पिताजी पीछे से आकर के उसे समझाते हैं कि बेटा, ये दुनिया केवल अच्छे लोगों बस से नहीं चल रही, इसमें सभी प्रकार के लोग होते हैं। यदि सभी ईमानदार हो जाएंगे तो फिर तुम्हारे इस पुलिस विभाग की क्या जरूरत? और दोनों के चेहरों पर हंसी आ जाती है। राजन सोचता है कि मेरी वजह से मेरे घर वालों ने इतना बड़ा त्याग किया। हम मध्यम वर्गीय अपनी ईमानदारी का लवादा ओढ़े ओढ़े गरीबी में ही मर जाते हैं। हमारे सपनों की, हमारी मेहनत की, हमारी ईमानदारी की इन रिश्वतखोर अधिकारियों के सामने कोई कीमत नहीं, और ढिंढोरा पीटते हैं ईमानदारी का। इन्होंने ऐसे सिस्टम बना रखा है कि आदमी चाह कर भी ईमानदारी से नौकरी नहीं कर सकता। उसका विभाग ही उसे बेईमानी करना सिखाता है। आखिर कहाँ से आते हैं ये लोग जो कसम तो लोगों की रक्षा करने की खाते हैं, और बिना पैसे के आम आदमी तो दूर अपने विभाग के लोगों का ही काम नहीं करते। बिना पैसे के इनका पेन नहीं चलता। राजन का दिमाग तर्कों के सागर में गोता लगा रहा था। दिन आए गए। राजन को नौकरी करते आज 7 वर्ष हो गए थे। आज राजन के पास पहले की अपेक्षा सब कुछ था। शहर में अच्छा बड़ा मकान, गाड़ी, जमीन और वे सारी भौतिक सुख सुविधाएं की चीजें जो आज के समय में अमीरी का प्रतीक मानी जाती हैं। बहन की शादी भी अच्छे संपन्न परिवार में हो गई है। राजन के 2 बच्चे हैं और वह शहर के नामी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, जिसकी मासिक फीस कई हजार में है। अब राजन भी उस समाज का हिस्सा बन गया था जिसको वह कल तक कोसता, गालियां देता रहा है, लेकिन आज तक वह यह नहीं समझ पाया था कि आखिर ऐसा क्यों। उसको एक ही उत्तर मिलता कि जिस पेड़ की जड़ें ही खराब हों तो वह स्वस्थ कैसे रह सकता है। हम तो मात्र शाखाएं हैं, या यूं कहें कि हम तो रिमोट मात्र हैं। इसको चलाने वाली उंगलियां तो ऊपर बैठे नेता और बड़े अधिकारियों की हैं। यदि हम चाहें भी तो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, वरना ये हमारे विरुद्ध ही षड्यंत्र रच देते हैं और उठाकर फेंक देते हैं किसी अज्ञात स्थान में। राजन आज भी उस दिन को नहीं भूला जब उसके परिवार ने उसके लिए अपना सब कुछ एक ही झटके में दांव पर लगा दिया था, और इसलिए राजन ने ना चाहते हुए भी अपने को उस कीचड़ में उतार दिया जिससे वह नफरत करता था। एक दिन राजन ने अपने घर पर अपनी पत्नी से पूछा कि कविता, एक बात बताओ। क्या? कविता ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। क्या तुम जानती हो मेरी सैलरी कितनी है? नहीं तो, कविता ने कहा। पर इतनी तो होगी कि हमारे पास ये सब कुछ है। कविता की यह बात सुनकर राजन थोड़ा झिझक गया और फिर से कहा, कविता, ये सब मेरी सैलरी बस से नहीं आता। तो फिर कहाँ से आता है? कोई और जगह से भी पैसा आता है क्या? कविता ने पूछा। कविता, तुम तो जानती हो कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, तो कुछ ऊपरी कमाई भी आ जाती है, उसी से ये सब आया है। ऊपरी कमाई? मतलब रिश्वत। राजन, तुम रिश्वत लेते हो? और मैं समझती थी कि तुम एक ईमानदार पुलिस वाले हो। देखो राजन, परिवार के मुखिया को ईमानदारी की कमाई से अपने परिवार को पालना चाहिए, पाप की कमाई से नहीं। और कविता अपने काम में लग जाती है। राजन के पास कोई उत्तर नहीं था और वह फिर से वाद विवादों के साए में घिर गया कि सही क्या है। कल तक जिस परिवार को अपना मानकर उसे सारी सुख सुविधाएं देने में अपना ईमान धर्म तक बेच दिया, आज वही मेरे साथ नहीं। किस काम की ये कमाई? आखिर किस रास्ते पर जाऊं? और बेमन से राजन अपनी गाड़ी उठाया और थाने चला गया।
उसका दिमाग बार बार सही गलत पाप पुण्य के दो पलड़ों के बीच में ऊपर नीचे हो रहा था। पर आज कविता की बात ने उसे नई राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। अब वह मन ही मन ठानता है कि आज के बाद वह ईमानदारी से काम करेगा। वह सोचने लगा कि यदि सभी पुलिस वालों के परिवार वाले भी कविता की तरह केवल ईमानदारी की कमाई पर ही खुश रहने लगे तो शायद आधे से ज्यादा लोग ईमानदारी से नौकरी करने लगे। लेकिन परिवार वालों को इससे कोई मतलब नहीं रहता कि आखिर इतना रुपया पैसा कहाँ से आ रहा। उनको तो अपनी जरूरतें और महंगे शौक पूरे करने की पड़ी रहती है। पर धन्यवाद कविता का कि उसने मेरी आंखें खोल दी। अब उसके मन को बहुत हल्का लग रहा था, वह बहुत हल्का महसूस कर रहा था, वह बहुत खुश था। उसे पाप की कमाई का यह अनजाना डर नहीं सता रहा था। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। और यदि यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि लोगों को यह प्रेरित कर सके कि ईमानदारी से ही अपनी नौकरी करना चाहिए और परिवार चलाना चाहिए। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आज का यह वीडियो यही समाप्त करते हैं। आप सभी का कल्याण हो।